है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे जो कैंडिडेट हैं हीरानगर से हमारे प्रत्याशी विजय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं, हमारे प्रदेश के सचिव रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने और लोगों की, अगर मैं ये कहूँ कि लोगों का एक बहुत ही अटूट प्रेम इनके प्रति है, इनके समर्पण को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना भी था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय विजय जी होंगे। और आज प्रत्याशी के तौर पर, और मैं तो विधायक ही कहूँगा, हमारे भावी विधायक हैं, आने वाले सरकार में प्रमुख तौर पे काम करने वाले ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं और लोगों की पसंद है। और एक बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी विजय जी परसों अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों से अपील भी करना चाहते हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से लोगों से अपील करूँगा। और इस बैठक में, इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के संयोजक राहुल जी, जो हमारे महामंत्री हैं, हमारे दोनों मंडलों के अध्यक्ष सुदेश कुमार सेठू जी, रवि जी, सुभाष जी, हमारे एक्स एमएलए कुलदीप जी और जितने भी साथी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबकी तरफ से आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि परसों विजय जी अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। और मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि आगे की वो बातचीत करें। जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व है, आज उसी की बदौलत मैं आज इस पत्रकार वार्ता में एक नामिनी के तौर पर, एक एमएलए के प्रत्याशी के तौर पर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन है, 2014 में पहली इलेक्शन हुई थी, उसके बाद 10 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रही है। और ये इलेक्शन जैसे आमतौर पर 5 साल के बाद पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है या आपकी असेंबली की इलेक्शन होती है, ये कोई सामान्य इलेक्शन नहीं है। ये ऐसी इलेक्शन है जिस पर देश और दुनिया की नज़रें लगी हैं। और उसका कारण है कि आपको पता है कि मोदी जी हमारे जो सर्वप्रिय नेता हैं और आजकल जो दुनिया जो जिनकी तरफ एक आशा भरी नज़रों से देख रही है कि पूरे देश का नेतृत्व करें, जिस प्रकार से पूरी दुनिया का वो है एक मानचित्र, जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। और हमारे मोदी जो एक ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, उसमें एक फैसला ये भी था 370 जो एक स्पेशल स्टेटस हमारी प्रदेश को मिला हुआ था, जिसकी आड़ में जहाँ पर जो भी कश्मीर केंद्रित सरकारें रही हैं, इसकी आड़ में उन्होंने जहाँ का जो उग्रवाद था उसको प्रोत्साहन दिया। उनकी नीतियाँ इस प्रकार से रही हैं कि हर प्रकार से जो इस प्रकार की अलगाववादी विचार वाले लोग थे, हर प्रकार से उनको जो उनका साथ रहा है। और चूँकि 370 जिसके बारे में ये कहा जाता था, हमारे जैसे लोग ये जिनको लगता था इसको कैसे एब्रोगेट करना है, मोदी जी जैसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने उसको मुमकिन करके दिखाया है। 370 को जब इसको रिमूव कर दिया और आपने देखे कहीं भी अपने जो प्रदेश का किसी भी कोने में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। और उसके पचास जैसे उसके पहले भगवा मोती जी कहती थी कि ये इसको जब किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो आपको एक भी आदमी जो है कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने वाला नहीं मिलेगा। आपने देखा हज़ारों की तादाद में कश्मीरी लोग इस तिरंगे के नेतृत्व में भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए देखेंगे। अब चूँकि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर जैसे मैंने बोला कि देश और दुनिया की नज़रें हैं और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं 370 पर 92 है। दुनिया भी देख रही है कि जो मोदी जी ने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला, जो लगता था जो फैसला हो नहीं सकता कभी, इस पर लोगों की क्या राय होगी। और इस चूँकि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसमें हमारे प्रदेश में इलेक्शन हो रही है, तो उसको एक प्रकार से उस पर जनमत के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। और जहाँ की जो हमारे जम्मू कश्मीर की एक राष्ट्रभक्त देशभक्त दुनिया है, मैं समझता हूँ वो भी इस पर वो एक बड़ा सकारात्मक के तौर पर इस पर देखेंगे। कुछ बिंदु है जो जिस पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। आप देखिए हमारे जिस देश में हम रहते हैं, 47 में ये इसको हमें आज़ादी मिली, खंडित आज़ादी मिली, जैसे ही मिली। और हमारे जो तब के जो हमारे नेता थे, उन्होंने इसको एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो प्रियम्बल है कि इसको सेकुलर एक इंडिया के तौर पर इसका जो संविधान की जो मूल भावना थी उसको स्वीकार किया है। मगर चूँकि जहाँ पर एक स्पेशल धारा 370 जोड़ी गई और उसकी 370 की आड़ में जो कुछ उन्हें उलझावा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, भारत सरकार के, केंद्र सरकार की जो भी ऐसे कानून थे जो जहाँ पर लोगों के हित के लिए हो सकते थे, वहाँ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट स्कीम्स थी, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे और बहुत सारी बातें थी जिससे जहाँ के लोग लाभान्वित हो सकते थे, पर इस 370 की आड़ में नहीं हो सका। हमने ये भी देखा है कि हमारे जो आर्मी में, हमारे बेल्ट फोर्सेस में जो हमारे बच्चे
चाहे वो जम्मू के थे जहाँ हिंदुस्तान के किसी भी सोने थे, वहाँ पर उनकी ड्यूटी थी जब उग्रवाद की घटना होती थी। किस प्रकार से पत्थरबाज जो है पत्थरबाजी करके ही हमारे कई जवान शहीद हो गए। गोला बारूद AK-47 AK-57 से किस प्रकार से एक जो मौत का मृत्यु का तांडव देखने को मिलता था और इतना भय का वातावरण था। जम्मू में गाँव घटना करते थे और अल्टीमेटली ये लगा कि चूँकि यहाँ की जो प्रदेश की सरकार थी, मैं समझता हूँ चूँकि होम मिनिस्ट्री जिसके अंदर ये सारा जिसने कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर को करना होता था वो उनकी सरकारें होती थी। अब 370 को जब इसको एब्रोगेट किया गया, इसको यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, केंद्र के दिन जब ये अपना होम मिनिस्ट्री का पूरा इसका प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है तो किस प्रकार से बड़ा इंटेलिजेंटली आपने देखा उसको डील किया गया। आज एक भी पत्थरबाज आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो इसको फाइनेंस करते थे, उसको फंडिंग करते थे, तो इसको हर प्रकार से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। अब सब मोदी सरकार ने उन पर जो एक भारत का जो संविधान है, जो भारत का कानून है, उसको उसके कानून के दायरे लेकर उन सबको जेलों की हवा खानी पड़ रही है। तो कुछ एक जो हुर्रियत के लीडर्स थे जो एक पैरेलल सरकार चाहते थे, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना सरकार की वो डिक्टेट नहीं चलता, सरकार का मैंडेट नहीं चलता था। जिस प्रकार से वो कहते थे इस प्रकार से हमारे जो बच्चे वहाँ पर, अगर वो भी हमारे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ या आपकी बिजनेस साइलेंस साफ से होती बंद हो जाती है और सरकार का मुख समर्थन रहता था। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से मोदी सरकार ने उसके बाद यहाँ पर एक्शन किया है, वहाँ पुरअमन शांति है। आज दुनिया के देश के विभिन्न भागों से जिस प्रकार टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ का भी जो सामान्य वर्ग है, जो गरीब आदमी है, वो बहुत खुश है। रीज़न भी कि उनको क्योंकि जो एक आदमी है भूखे पेट जिसको खाने की रोटी नहीं मिल रही है, हमारे कहते भी है ना कि भूखे पेट तो भगवान का ईश्वर का भजन नहीं हो सकता है। तो उनको अपना जो अपने बच्चे पालने का, उनका पेट भरने का जो मैं कहता हूँ एक से जिन्हें 4-5 साल का जो उनका एक जरिया बना है, वो लोग भी बहुत खुश हैं। आपने देखा ये हमारा लाल चौक आज किस प्रकार से वहाँ हर प्रकार की गतिविधि है, हर कोई जाने में स्वतंत्रता महसूस कर रहा है। अब वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं है। मगर चूँकि ये जो मैं बोला आपको, ये इलेक्शन जो हो रहा है ये सामान्य नहीं है। अब कई लोग क्या होते हैं, उनकी दुकानदारी जो है वो बंद हो गई है। अब लोग उनको पूछ रही है, गरीब आदमी हैं जो मैं कहता हूँ हमारे लोगों ने, हमारे हज़ारों लोगों की वहाँ हमारे जवानों की शहादत वहाँ पर। उसके साथ साथ जो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ रहते थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, उनको गुमराह करके जहाँ ज़बरदस्ती डरा धमका कर जो उनको उग्रवाद की उसकी आग में लपेटा था, उन लोगों की भी बहुत सारी जाने गई हैं। वो लोग बखूबी समझते हैं एक डर का माहौल था, आज वो डर का माहौल नहीं है। आज डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, जिस प्रकार की डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र जम्मू में या कश्मीर के किसी भाग में हुई है, वो एक अनपैरेलल डेवलपमेंट है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स IIT IIM आप देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुल चुके हैं। और रोडों का जो ऐसी रोड्स और इसके ब्रिजेस और बहुत सारे हमारे कठुआ में देखिए कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कितने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, इसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी बेनिफिशियल स्कीम आज मैं जहाँ भी अपने प्रचार में जिस भी गाँव में गया, मैंने लोगों से पूछा कि 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, वहाँ मैं आपसे एक प्रश्न है, कांग्रेस के समय की एक बेनिफिशियल स्कीम बता दीजिए। सब चुप थे। और कोई एक स्कीम थी किसी को पता नहीं चलता था, जो उनके खड़पंच थे वही खाए थे, गरीब आदमी बैठते बस। आज मोदी सरकार ने इतनी स्कीमें लाई हैं जिसको गिनना मुश्किल है, सैकड़ों से ज़्यादा स्कीमें। समाज का हर वर्ग उससे लाभान्वित हो रहा है। और दूसरी बात है करप्शन को ख़त्म करने के लिए जिसको ऑनलाइन सिस्टम किया है, जनधन योजना खोली थी मोदी जी ने। मेरे जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो भ्रमित हो गया, यार जिसको योजना तो खोली है, खाता खोलिए बिना पैसे के, तो फायदा क्या है। तो 6 महीने के बाद लाऊंगा, हर पैसा जो भी आता है लोगों को जो डिजर्विंग थे, जो बेनिफिशरीज थे, उनको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, किसी को एक पैसा नहीं दिया जा रहा। ये मोदी सरकार है। आपने रिक्रूटमेंट देखी अभी, अब देखिए हमारे आगे सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती, पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 5 या 10 सब इंस्पेक्टर भर्ती होती थी। आज क्या है, आज 125 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हुए हैं। पहले होता था कोई बड़ा कोई पैसे वाला या कोई खड़पंच का कोई खास उसकी भर्ती होती थी। आज की मैं देखता हूँ, हमारा ये बॉर्डर का क्षेत्र देखते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, रिजर्वेशन दी है मोदी सरकार ने, इंटरनेशनल बॉर्डर पर रिजर्वेशन दी। अब जब इनका
कांग्रेस का शासन रहा, पीडीपी का शासन रहा, जहाँ ये जिसका नेशनल कांग्रेस का शासन रहा, आपने देखा एलओसी पर सिरना में सब लोगों का रिजर्वेशन है। हमारे लोगों ने क्या जुर्म किया था? और ये भारत के जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, ये सीमा पर सुरक्षा करने वाले हमारे बीएसएफ के लोग हैं, उनके सबसे बड़े सहयोगी थे, प्रहरी के तौर पर उन्होंने काम किया। आज भारत सरकार ने केंद्र में जो बीजेपी के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, जो उनको बॉर्डर के लोगों को जो एक रिजर्वेशन दी है, सभी बच्चे जो भर्ती हुए हैं बड़े गरीब परिवारों से हैं, और चूँकि वो मेरिटोरियस थे, मेहनत कर रहे थे, इंटरव्यू सिस्टम को ही बारिश कर दिया, जो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ थी। उसके पहले ये जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट रूरल डिपार्टमेंट में भर्ती, हज़ारों की तादाद में, एक भी शिकायत किसी ने नहीं की कि इसमें करप्शन हुई है। भाई जो जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ऐसा सिस्टम बनाया था, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसकी सिलेक्शन हुई है। इस प्रकार का वातावरण है। और मैं आपसे सामने कहूँगा, मुझे सामान्य जो चुनाव जो है सामान्य नहीं है। मैंने लोगों से अपील भी की और आपके माध्यम से, आप मेरे इतने बंधु जो अपने चैनल लेकर जहाँ पर आए हैं, आपके माध्यम से जो हज़ारों लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप देखिए, हम भारत में रह रहे हैं, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान देश है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, या दूसरे श्रीलंका है। जिस देश का शासक मजबूत होगा, जिस देश की जो भागडोर है एक मजबूत हाथों में होगी, तो वो देश सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, आज ठीक है फायरिंग बंद हो गया, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या बॉर्डर से कोई 20 किलोमीटर ऊपर बोला मैं सुरक्षित हूँ। अफगानिस्तान में देखिए क्या हुआ। ये भारत जो है ना, किसी समय ये अफगानिस्तान, श्रीलंका, अपना पाकिस्तान, ये सारे भारत का हिस्से थे। हमारे बुजुर्ग वहाँ काम करते थे। मेरे को अभी तक वो एक चित्र याद है, अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज हुआ, हमारे सिख बंधु और जो हिंदू बंधु वहाँ गए थे, वहाँ करोड़ों अरबों का उनका व्यापार था। और जब वहाँ अफरा तफरी फैली, उनको जब जान माल की उनकी ऊपर आई, तो वो अपना सारे बच्चे लेकर, जितना बिजनेस था करोड़ों अरबों रुपये वहाँ छोड़कर, एक छोटा सा बैग लेकर अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि वहाँ देश की भागदौड़ एक सख्त हाथों में, मजबूत हाथों में नहीं थी। अब बांग्लादेश में देखिए किस प्रकार से हमारे लोगों को वहाँ उनकी जान माल की वो हुई है। उनको छोड़िए, जो वहाँ की मुख्यमंत्री, जिसकी इकानमी बड़ी अच्छी थी बहुत सारे देशों से, उसकी प्रधानमंत्री रातों रात उसको भागना पड़ा, और नहीं भागती तो उसको भी उन लोगों ने मार देना था। तो कहने का भाव जो है, जो एक सुरक्षा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश का जो भागदौड़ है किन हाथों में, देखने वाली बात है। अब ये सुरक्षा हो गया, ये आपका राष्ट्रवाद। अब ये भी लोगों ने देखना है। आज की डेट में आपने देखा कि ये 4-5 साल जो हमारा जो एलजी का शासन है, अफसरशाही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसरशाही जो अपने तरीके से चलती है, जो ब्यूरोक्रेट से जो किसी की परवाह नहीं करते हैं, जनता त्राही करते रहती है। क्या एनसी का लीडरशिप, क्या पीडीपी की लीडरशिप, क्या कांग्रेस की लीडरशिप, सब बड़े ज़ोर से चला रहे थे, इलेक्शन को आइए, इलेक्शन को आइए। ईसीआई ने जब सारा ऑब्जर्व किया इलेक्शन को आई, आज की क्या, कब कितनी देर से ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, आज तक कांग्रेस और एनसी जिसका सुनते हो, कांग्रेस अपना प्रत्याशी तक नहीं दे चुकी है। देखिए कंफ्यूज लीडरशिप, और उनका अभी तक क्या विजन है उनका, अभी तक प्रत्याशी का फैसला नहीं कर सके, एक भी लिस्ट नहीं निकाल सके हैं वहाँ की निकाली। ये तो परिस्थितियाँ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो इलेक्शन है, लोगों को ये देखना है कि क्या ऐसी पार्टी जिसका विजन जो है वो राष्ट्रवाद है, जिसके लिए देश प्रथम है, और उसका अपना आप जो है सबसे लास्ट में है, जो पार्टी देश को ऊपर रखकर सभी फैसले थे, उस पार्टी को वोट देना है। उस पार्टी को वोट देना है जिसके शासनकाल में डेवलपमेंट हुई है, जिसके शासनकाल में उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उसको वोट देना है। या उन ताकतों को वोट देना है जिनका जो चुनावी घोषणा पत्र जो कश्मीर के अंदर सरकारें हैं, जो पार्टियां रही हैं, एनसी पीडीपी जो भी है, जिन्होंने कहा कि 370 को बहाल करेंगे। हमारी सरकार आई, जो भी उग्रवादी लीडर उनको गिरफ्तार किया, उनको बहाल करेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? शंकराचार्य इतना बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर, जहाँ हम लोग अपना माथा टेकने जाते हैं, बोलते उसका नाम तख्ते सुलेमान कर देंगे, हरी पर्वत उसका नाम चेंज कर देंगे। यही फरूदुल्लाह, मैं कहता हूँ इससे दुनिया में इससे बड़ा कलाकार हो ही नहीं सकता कोई। ये बॉलीवुड हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं ना, ये सब डुप्लीकेट कलाकार। सबसे बड़ा कलाकार ये फरूदुल्लाह है। क्या बोलता है? कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे उनसे खून का रिश्ता है, हम उनको सुरक्षित रखें।
आइए ना, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अरे भैया, जो हमारे मान बिंदु हैं, जो हमारे पूजा के स्थल हैं, उनका आप नाम तक चेंज कर रहे हैं। अब क्या आपकी मानसिकता इतनी विकृत है, क्या आप उनका वो करेंगे? मेरे को नहीं लगता है। तो अब जो उनका मैनिफेस्टो के माध्यम से जो उनका एजेंडा आया है, सबसे बड़ी विडंबना और सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है? कांग्रेस पार्टी जिसने 60-65 वर्षों से ज़्यादा इस देश पर शासन किया, 60-65 वर्षों से ज़्यादा शासन किया है, वो उस फारूक अब्दुल्ला की गोदी में बैठ गई। अब याद कीजिए, 25 दिन पहले ये फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या बोल रहा था? मैंने किसी पार्टी से समझौता नहीं करना, कोई कांग्रेस पीडी से समझौता नहीं करना। ये राहुल गांधी, उसकी पार्टी उसकी गोद में जा गिरी। उस पार्टी से समझौता करूँ? मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहूँगा, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब वो आपके क्षेत्र में आते हैं, उनका प्रत्याशी आता है, उनकी स्टेट लीडरशिप या सेंट्रल लीडरशिप आती है, उनको पूछिए कि आपका जो मंशा क्या है, क्या जो उनका एक मैनिफेस्टो है कि हमने उग्रवादियों को रिहा कर देना है, हमने 370 को बहाल करना है, आपका उसके बारे में क्या कहना? आप क्या द्वारा जो इसके हालात सामान्य हुए हैं, लोग खुश हैं, लोगों का रोजगार चल रहा है, आप द्वारा जहाँ के हालात बिगाड़ना चाहते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं? और मैं ये आपसे आखिर में कहूँगा कि हम जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ का जो मूल निवासी है, सनातन है, सनातनी है, वो हमें ये भावना है, हमारे संस्कार में हमें जीनी है कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। मैं भी कहता हूँ, मैं जहाँ अपने घर में बैठकर अगर पेट भर कर खाना खाता हूँ, मेरे पड़ोस में अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई रहता है और वो खाली पेट रहेगा तो मेरे को खाना हजम नहीं होगा। ये हमारी एक जनरल मानसिकता है। आइए, एक भाइयों की तरह रहिए, ये हमारा देश है, एक गुलदस्ते की तरह रहिए। मेरा सवाल तो ये है, ये कांग्रेस पार्टी, इसके जो आपने देखा मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ही वाज। और उसको किस प्रकार से उस बेचारे को उसकी नींद हराम की। राहुल गांधी आज जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं सदन में, उस समय जो कांग्रेस सरकार ने बिल पास किया था, उसको फाड़ कर उसी सदन में मनमोहन सिंह जी की पगड़ी उछाल दी। अब कोई फॉरेन का कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आता था, उसके बाद उस देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता। हमने देखा है किस प्रकार से जब वो उनके साथ बैठे, मनमोहन जी को पकड़कर दूसरी कक्षी उठा दिया, और सोनिया गांधी जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है उसको बैठा दिया। तो फिर वहाँ घोटाले तो होने नहीं थे, घोटाले भी होने थे। और जब आप देखते हैं कि एक जैसे एक छोटा सा परिवार होता है, जब उसमें घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उस परिवार का मुखिया जी कहे कि मेरी समाज में तो कैसे हो सकती है, ऐसे ही हमारा जो एक बहुत बड़ा परिवार है, देश है, तो कैसे जो थे दुनिया की नई में पूरा जो है भारत का जो एक मान सम्मान बिल्कुल नहीं रहा था। मोदी जी के आने के बाद देखना, आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इजराइल, गाजा, ये दूसरा हिजबुल्लाह जो भी है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया की लीडरशिप मोदी जी से अपील कर रही है कि आइए, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनमें क्षमता आप इन दोनों का जो युद्ध है समाप्त कर सकते। जिस प्रकार से हमारे बच्चे वहाँ से निकाल कर आए, सुरक्षित निकाल रहे, दोनों देशों ने युद्ध उसको विराम कर दिया, ये मोदी जी है। भारत की जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, सबका साथ सबका विकास, जिस प्रकार से हमारी पार्टी का एक नारा विजन दिया है, जो मोदी जी की स्कीम है, तो मेरा एक भी किसी भी धर्म से संबंध रखने वाला, चाहे मुस्लिम हो जा सरदार, वो ये नहीं कह सकता है कि मुझसे भेदभाव हुआ, कोई जाति के आधार पर नहीं कह सकता है। हर एक आदमी के पास जो मोदी जी स्कीम पहुँची है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि 6 तारीख को परसों हमारा समाधि स्थल, जहाँ पर आपके 2 नौजवानों ने अपनी इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपनी कुर्बानी दी, उसी समाधि स्थल पर हमने बहुत सारे लोगों से कहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये उनसे निवेदन करना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं, जितने भी कार्यकर्ता हमारे वर्कर्स हैं, हमारे सिंपैथाइजर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि आइए वहाँ पर, वहाँ हमारे सेंटर की लीडरशिप आ रही है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, उनके विचार सुनिए, उसके बाद एसटी ऑफिस में जो मेरा नामांकन पत्र होगा उसको दाखिल करेंगे। तो इस प्रकार का काम सेंटर में से कौन से मंत्री आ रहे हैं? देखिए, एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, मैंने आज उनके पास पार्टी की लीडरशिप है जो हमारी इस प्रदेश की, उनसे निवेदन किया है, रात तक वो बता दें कौन सा लीडर। आज की डेट में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो 10 बजे हमने लोगों को जहाँ टाइम दिया है, और चूँकि लीडरशिप जहाँ पर आएगी, हमारे जो लोकल लीडरशिप है, प्रदेश का नेतृत्व है, लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे जो सेंटर की लीडरशिप है, उसके बाद मैं लगता हूँ 12 साढ़े 12 बजे हम उसका जो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस प्रकार का हमने एक कार्यक्रम जो है समाधि स्थल पर रखा है।